सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल, और अब तो वो एक्ट ही बन जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे तो। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी चर्चा में है, और जो आसाम में जो हुआ एनआरसी वो भी है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, नागरिकता से संबंधित चीज़ है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी बीच बीच में आता है। दूसरा, आपने जो एनकाउंटर वाला जो देखा था उसके काफ़ी सारे रिजल्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है, और न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निर्देशन में जांच होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, ये भी जोड़ना पड़ेगा, और ये इन्हीं दिनों में डिस्कशन इसका होना चाहिए, इसलिए हम लोग एक बात तो ये इसकी करेंगे। फिर और कुछ चीज़ें हैं, जैसे प्रमोशन में आरक्षण वाला एक मसला है, जिसमें क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट निकल करके आया है। अभी COP25 हुआ है मैड्रिड में, तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, या जो पेरिस जो डील था, क्लाइमेट डील, उसकी चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, एनडीसीज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है उनको कब कैसे फॉलो करना है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो करंट के ये कुछ मुद्दे हैं, इनके साथ साथ करते हुए फिर हम लोग एमपीपीएससी के कुछ चीज़ों पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनकाउंटर की, वो पहले की घटना है। तो दो तरह का चीज़ जो है वो अध्ययन करने वाले लोगों ने पाया है कि एक पब्लिक सेंटिमेंट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट होते हैं, या यूं कहें कि एक नेचुरल सेंटिमेंट है और एक आर्टिफिशियल सेंटिमेंट होता है। तो पब्लिक सेंटिमेंट से काम चलाया जा सकता है, या पब्लिक मॉरलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, यानी कि संवैधानिक नैतिकता या जनता के द्वारा स्थापित नैतिकता। तो कौन सी नैतिकता मानी जानी चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नेगोशिएबल है? तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी नेगोशिएबल नहीं है, नॉन नेगोशिएबल है, यानी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। कॉन्स्टिट्यूशन, देखो, एक तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बना है तो हम उस पर विचार करें, ये करें। तो यहाँ इस हद तक बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू लाइफ देता है, और राइट टू लाइफ देता है, और डिग्निटी की बात भी करता है, फ्रीडम की बात भी करता है, और बोलता है कि ये सब तब तक नहीं छीने जा सकते जब तक कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि जब तक कि लॉ ऐसा करने के लिए नहीं कह देता तब तक आप इसको छीन नहीं सकते। अब आपने हत्या करने का जो है इजाज़त जो है वो है, फांसी पे टांग सकता है, जल्लाद टांगेगा फांसी पे, और कोर्ट के ऑर्डर से टांगेगा, और तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद टांगेगा। तो जो गुस्सा है वो प्रोसीजर को लेकर के है कि प्रोसीजर इतना लंबा है तो हम ही क्यों ना इंस्टेंट जो है जस्टिस ले लें। तो जो फैमिली होती है उसके सेंटिमेंट होते हैं वो इंस्टेंट जस्टिस के होते हैं, कि हमें तत्काल जो है वो न्याय चाहिए। तत्काल न्याय किससे चाहिए? कि जो भी है, अब वो गिल्टी अगर सिद्ध होता है नहीं होता है वो बात की बात है, हमको तो वो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी में जो हमको वो लग रहा है कि एक्यूज्ड है, और अब वो एक्यूज्ड है, क्रिमिनल क्राइम एक्यूज्ड है, तो इसको हम सीधा सीधा देखना ही नहीं चाहते अब दुनिया में। तो ये एक नेचुरल भाव होता है, और जिसके साथ ये घटना होती है उसके अंदर स्वाभाविकता होता है, इसमें प्राकृतिक रूप से होता है। इसमें कोई वो ज़्यादा संशय नहीं है कि ऐसे लोगों को शांत होना चाहिए या गुस्सा नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोग क्यों डेथ पेनाल्टी मांगते हैं, ऐसे लोग मानवाधिकारों का ख्याल क्यों नहीं रखते, मनुष्य के मानवाधिकार भी होते हैं। ये सब बातें वो लोगों को ना तो समझाई जा सकती है, ना ही समझाना चाहिए, ना ही उन लोगों की बात। समस्या है कि इतना जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल जाता? क्यों नहीं आप पुलिस की संख्या बढ़ा देते, रोजगार भी मिल जाएगा? क्यों नहीं आप कोर्ट की संख्या बढ़ा देते? आपने पासपोर्ट ऑफिस का काम देखा हो, या कई सारे सरकारी दफ्तर जो आजकल ऑनलाइन हो गए हैं उसमें आपने सिस्टम देखा हो, तो ऑनलाइन एक आवेदन होता है, फिर वहां आप जाते हैं, सब कुछ तैयार होता है। आगे की प्रोसेस में जैसे ही आप जाते हैं आपको टाइम दिया होता है, स्लॉट होता है आपका टाइम का, ड्राइविंग लाइसेंस का एक स्लॉट होता है, आपने देखा है, उसमें एक ही दिन में सारी प्रक्रियाएं हो जाती है। एक इस खिड़की पे जाते हैं, आपका ये ले लिया जाता है, आगे पे जाते हैं फिर वो टेस्ट हो जाता है, उससे आगे जाते हैं आप, आपके फिंगरप्रिंट और वो सब चीज़ें हो जाती हैं, और अंततः आपको कह दिया जाता है कि ये 15-20 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा, और वो आ जाता है। ये एक प्रक्रिया है।
जब ये सब प्रक्रियाएं इतनी आसान हो सकती तो क्यों नहीं हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग के लिए जो है अलग ऑफिसर। मलिमत कमेटी ने साफ साफ 20 साल पहले बता दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन को अलग करो पुलिसिंग से। जो गिरफ्तार करके ला रहा है वही इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जा रहा है, वही क्राइम सीन भी क्रिएट करवा रहा है, और वही फिर पूरी डायरी भरेगा 100 पेज की, और वही फिर कोर्ट में लेके उसको जाएगा भी सही। कितना डिले हो जाएगा। क्यों नहीं आपने इतने सारे जो काम हैं ये सब बांट दिए, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है बढ़ाए जा सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जा सकता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, रोज सुनवाई। जैसे आपने कहा कि अयोध्या मामले में रोज सुनवाई हो गई और एक दो महीने में रिजल्ट आ गया कि रोज सुनवाई होगी। वर्मा कमेटी में पॉस्को एक जो बना था उसमें तुरंत आपने कहा कि 1 महीने के अंदर पूरे देश के लोग सुझाव दें और हम कानून बनाएंगे। लोकसभा ने भी बनाया, राज्यसभा ने भी बनाया। आपने 370 कुछ समय में खत्म कर दिया। आपने 10% EWS जो दिया वो कुछ 2 दिन में खत्म कर दिया। 2 दिन में आपने EWS का एक्ट बना दिया, 2 दिन में आपने 370 हटा दिया, 2 दिन में आपने ये कर दिया, और 2 दिन में अब ये कर दिया। NR जो है CA भी हो गया। तो जब सब काम आप 2-2 दिन में कर सकते हैं, इच्छा शक्ति से कर सकते हैं, और जब ठान लेते हैं तब हो जाता है, तो फिर इसमें क्यों नहीं होता? इसमें क्या कारण है कि हमारी प्रोसीजर ऑटोमेटिक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा, आज ये हुआ, कल ये हुआ, और 10 दिन बाद वो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को 2 दिन का समय दिया, 12 दिन बाद उसको टांग दिया, तो उसके घर पे जो है जो गुस्सा जो है, और वो जो उसको जो सजा भी मिलेगी और प्रॉपर तरीके से मिलेगी। क्या कारण है कि हम इसको इतना लंबा खींच देते हैं? तो इसका फेल्योर किसका फेल्योर है? ये पुलिस का फेल्योर है, ये जुडिशरी का फेल्योर है, और ये हमारी सरकार का फेल्योर है कि उन्होंने इतना फास्ट ट्रैक ये सब नहीं किया और भर्तियां रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। इसका फेल्योर मिटाने के लिए, इसका गुस्सा जो है वो खत्म करने के लिए आपने जो है एनकाउंटर कर दिया। तो एनकाउंटर को जस्टिसेबल इसलिए नहीं माना जा सकता, इसमें नेगोशिएबल इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो कानून का राज है, देखिए इसका जो इवोल्यूशन हुआ है वो बड़ी मुश्किल से हुआ है। 1860 में आपने 1833 का चार्टर एक्ट देखा हो तो उसमें मैकॉले को लॉ मेंबर बनाया जाता है और पहला लॉ कमीशन बना। इंडिया में लॉ कमीशन बना चार्टर एक्ट 1833 में, और मैकॉले जो है वो पहला लॉ मेंबर बना था और गवर्नर जनरल की परिषद का 4था सदस्य था। और उसने 1860 में सजेस्ट किया कि एक IPC होगी, इंडियन पिनल कोड होगा, जिसमें क्राइम जो भी होगा उस क्राइम का डेफिनेशन है कि वो क्राइम क्या है। तो क्राइम का डेफिनेशन उसमें दिया गया कि ये क्राइम है, और तुरंत 1861 में वो CRPC लेके आता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लेके आने की क्या जरूरत है? अंग्रेज स्वतंत्र थे, ऑटोनोमस थे। ये सारा जो कानून है ये ब्रिटिश इंडिया में चलता था, प्रिंसली स्टेट में चलता नहीं था। उससे पहले जो थे, राजा अगर शराब के नशे में भी है और सुबह सुबह आया और उसके सामने किसी अपराधी को पेश किया और उसने कहा कि बिना सुने उसने कई बार बोल देता था कि इसको फांसी पे टांग दो, सूली पे टांग दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको पहाड़ पे से फेंक दो, जो उसके मन में आया वो सजा सुना देता था। पहले तो ये राजा महाराजा थे। 1860 में पहली बार अंग्रेजों ने कहा ये सभ्य तरीका नहीं है, हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हम अब जंगल राज नहीं चलने देंगे। हम गुफाओं से निकल करके आए थे और हमने एग्रीकल्चर सभ्यता स्थापित की और हमने राज्य बनाए। अब हम एक सरकार के तौर पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं, और अंग्रेजों के पास तो 1215 में ही मैग्ना कार्टा आ गया था। अब मानवाधिकार हैं, अब कुछ मौलिक अधिकार हैं, अब नागरिकों की सुनवाई होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस अधिकारी करेंगे, जज सुनवाई करेंगे। ये सब चीजें जो हैं हमने सभ्यता के स्वरूप में सोसाइटी के डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस में यहाँ तक पहुंचे हैं। तो 2019 में जो हम आए हैं वो सबसे पहले तो हम लोग 1833 से पहले पहुंच जाते हैं ना, सीधे सीधे हम IPC के बिफोर पहुंच जाते हैं। यानी 1860 वाली स्थिति उससे पहले कि यही स्थिति थी, टिट फॉर ट्रेट, या जिसके साथ गड़बड़ की राजा बोल देता था चलो तुम ही मार दो इसको तलवार लेकर, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को मारा, अब लो तुम तलवार पकड़ो, अब तुम इसको काट डालो, इस प्रकार की सजा भी सुना देता था। तो ये तो बहुत हम लोग बहुत पहले चले गए। और अगर यही जाना था तो फिर इतना डेवलपमेंट ही क्यों किया? और फिर ये डेवलपमेंट था भी, इस पे ही शंका होने लग जाएगी कि फिर ये क्या डेवलपमेंट था? क्या समाज को इस तरह से चलाना था?
सबको एक दूसरे के हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए, सब लोगों को कह दिया जाए आपको सुरक्षा है, आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि 10 हट्टे कट्टे जो है पुलिस वाले हैं, उनके पास गन्स हैं और 4 मरियल से लड़के हैं जो पहले से ही उनको भूखा भी रखा गया हो, ऑलरेडी वो डिप्रेशन में होंगे, ऑलरेडी उनकी पिटाई हुई होगी, सब कुछ उनको अधमरा तो कर ही दिया होगा। और सुबह में रात भर सुलाया नहीं गया और सुबह सुबह जब उनको ले गए तो उनमें इतनी पावर थी कि वो अटैक कर देंगे। और डेफिनेटली, और जितने भी एनकाउंटर होते हैं 99% एनकाउंटर में मर्डर, वो मर ही क्यों जाता है, हमेशा मरता है। और 6 घंटे बाद ये सामने आ जाता है कि ये फर्जी था। ठीक 6 घंटे बाद इंडिया के जितने एनकाउंटर हुए हैं उनमें ठीक 6 घंटे बाद मीडिया को और पूरे देश को पता चल गया कि फर्जी एनकाउंटर था। कोई भी पुलिस ऑफिसर पुलिस कस्टडी में असहाय महसूस नहीं करता। और पुलिस कस्टडी में ज्यादा पावरफुल कौन होता है? सारे पुलिस वाले होते हैं। वो अपराधी जो होता है वो एक होता है या 2 होते हैं या इस तरह से होते हैं। तो जब इस तरह से है और यही सब है तो कोर्ट में तो वो सिद्ध कर ही नहीं पाते। जज तो जानता है कि बेवकूफ बना रहा है कि असहाय था और इससे छीन लिया। और जब भी आपसे हथियार छीना गया है या कुछ हुआ है तो आपको हथियार वापस अपने हाथ में लग गया है, तो आप उसका मूवमेंट ब्रेक कर सकते हो, उसके पाँव में मार सकते हो, लेकिन हमेशा हत्या ही क्यों होती है? तो ये चीज कोर्ट में तो जस्टिस मिलेगा नहीं इस चीज पे, या इस पे उसको सही नहीं ठहराया जाएगा। डेफिनेटली हम लोग पब्लिक सेंटिमेंट के तौर पर उसको एक इंस्टेंट जो है जस्टिस के रूप में देखते हैं और खुश हो जाते हैं। तो क्या ये होते रहना चाहिए? क्या ये परंपरा बनना चाहिए? और ये परंपरा बन जाए तो देश भर में अगर यही चीज हो जाए सभी जगह तो क्या हम भेदभाव करेंगे? तो दूसरा एस्पेक्ट ये देखने में आया है कि जितने भी लोगों का एनकाउंटर किया गया है वो बहुत लो प्रोफाइल लोग थे, हमेशा गरीब थे, हमेशा ऐसे लोग थे जो कोर्ट में लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, ना ही उनके पास इतना पैसा था, ना ही उनके पास पॉलिटिकल बैकअप था, पॉलिटिकल बैकिंग भी नहीं थी। हमेशा ऐसे लोगों का ही एनकाउंटर हुआ है। 99% मामलों में जो एनकाउंटर हुआ है वो कभी भी ऐसे आदमी का नहीं होता जो पॉलिटिकली साउंड है, जो पैसे वाला है, जो वकील कर सकता है और जो नॉलेज रखता है कानून का, उसका कभी एनकाउंटर नहीं होता। क्या कारण है? तो इसका मतलब है कि इसमें भेदभाव होता है। या तो फिर इसी का एक वो कर दिया जाए कि जितने भी ऐसे केसेस होंगे उनमें एक ही काम होगा कि जो लोकल पुलिस ऑफिसर है वो जैसे ही उसको लगता है कि ये गिल्टी है तुरंत उसको शॉट डेड, खत्म, गोली मार दो, बात खत्म, और वो हो गया। और इसी को एक परंपरा बना दो। तो ये फिर सभी पे लागू होना चाहिए, सभी वर्गों पे लागू होना चाहिए। कास्ट प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, आपका क्रिमिलेयर या ये वाला जो पैसे वाला ये वाला कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल है नॉन पॉलिटिकल है उस पे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये जो चीजें करते हैं इसके पीछे ये एक दृष्टिकोण है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसमें दरअसल चर्चा जो है इसकी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी जो है वो सबसे ऊपर है, संवैधानिक नैतिकता सबसे ऊपर होती है, क्योंकि हम सिस्टम से चलते हैं, किताब से चलते हैं, कानून से चलते हैं, रूल बाय लॉ, कानून का शासन है। और कानून के शासन से ये जो प्रक्रिया है हमने बरसों में हासिल की है, लंबे समय तक जद्दोजहद करके हमने प्रैक्टिस करके तरह तरह के अमेंडमेंट करके सुधार करके बार बार संसद में बहस करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने रेप केसेस में उसमें जो 7 साल सजा थी उसको ओरिजिनल जो सजा थी वो 7 साल थी, उसको 10 किया, फिर 20 किया, डेथ पेनाल्टी भी किया, अगर विक्टिम की मृत्यु हो जाती तो उसको डेथ पेनाल्टी भी किया। और इस लेवल पर लेके आए कि हमने कई तरह के सुधार किए। सीआरपीसी में हमने बहुत सारे सुधार किए कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए विक्टिम से, अपराधी कुछ होगा जो क्राइम अगर वो हो जाता है, वो अगर मान लिया जाए एक्यूज जो है अगर वो क्रिमिनल बन जाता है और वो सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए जो है क्या क्या चीजें, एविडेंस एक्ट में हमने काफी सारे चेंजेस किए हैं, परिभाषाएं बदली है, विक्टिम की उम्र के बारे में हमने काफी कुछ एक्सरसाइज की है कि पहले 16 साल थी तो ये 18 साल, और इसमें दूसरा वो जो जुवेनाइल वाला जो है कि जो है अगर उसको किशोर मान लिया जाएगा तो उसको काफी सारी छूट है, उसके ऊपर हमने काफी एक्सरसाइज की है। तो अगर इतनी सारी मेहनत हमने कानून बनाने में की है, निर्माण में की है, तो इसी दिशा में और मेहनत की जाए और ज्यादा फास्ट किया जाए। और जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको, तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा जो है सॉल्यूशन, या परीक्षा में लिखना क्या है
परीक्षा में लिखना जो है आपको यही है कि वो नॉन नेगोशिएबल है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सबसे ऊपर है, पब्लिक मोरालिटी बाद में है। पब्लिक मोरालिटी का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि पब्लिक मोरालिटी को जो आज उसको मोरालिटी लग रही है, उसके बाद और कई सारे केसेस में ये देखा गया है कि वो थोड़ी देर बाद ही जो है ये पता चलता है, कुछ 1 साल बाद या 2 महीने बाद, कि वो आदमी नहीं था, वो तो कोई उसके पीछे कोई दूसरा ही आदमी था। तो फिर एक बार आपने अगर इंस्टेंट जस्टिस कर दिया और पब्लिक मॉब लिंचिंग कर दिया, तो इससे तो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा मिलेगा। जनता के हाथों आप उसको सौंप रहे हो, या फिर पुलिस जो है खुद ही न्याय करने लगी, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। और अगर ये ट्रेंड बन जाएगा तो इसको फिर एक बार, सबसे बड़ी चीज है कि यदि आप इसको पूरी तरह से छूट दे देते हैं तो एक थिन लाइन जो है उसके बीच में खींचनी पड़ेगी कि ये जो शूट करना है ये किन किन लोगों को करना है और किन किन लोगों को नहीं करना है। इसके बीच में जो थिन लाइन आप बनाओगे, एक लाइन डालनी पड़ेगी आपको, वो लाइन डिसाइड करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि किन लोगों को और किन कंडीशन में पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य होगा कि वो क्राइम सीन कराने के लिए ऐसे ले जाए और फिर उसको शूट कर दे। चलो इसको परंपरा बना दे, लेकिन ये कौन कौन से केसेस में होगा और कौन कौन से केसेस में नहीं होगा, और जब ये सारे में होगा तो फेल्योर कितने सारे सामने आएंगे। और ऐसे में पुलिस वालों की संदिग्धता, हमारे पुलिस वालों की नैतिकता और उनकी ऑनेस्टी और वो सब हम समझ सकते हैं देश में कितनी है। जो FIR नहीं लिखते 90% मामलों में, 90% मामलों में वो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करते, कई मामलों में वो ठीक से कोर्ट में नहीं रखते बात को, उसके कारण अपराधी छूट जाते हैं। और उनकी साठगांठ किन लोगों से रहती है और कैसे लोगों से रहती है, और ऐसे पब्लिक प्रेशर यदि बार बार ऐसे बनेगा। या फिर एक एग्जाम्पल है जो यहाँ पर जो जिक्र किया जाता है वो है सलवा-जुडुम केस 2011। जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सलवा-जुडुम केस में, सलवा-जुडुम क्या था, छत्तीसगढ़ में नक्सली आंदोलन के खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ आदिवासी युवाओं को ऑटोमेटिक गन पकड़ा दिया था। ऑटोमेटिक गन जो है उसको दे दिया, एक वेपन दे दिया जो ऑटोमेटिक है और उसमें तेजी से गोलियां निकलती हैं। किसके खिलाफ दे दिया? नक्सलियों के खिलाफ दे दिया। नक्सली अगर दिखे तो आप मार डालो। महेंद्र कर्मा कांग्रेस के नेता थे, गृह मंत्री थे, जिन्होंने ये काम शुरू किया था। विद्याचरण शुक्ल और इन सब की हत्या हो गई, 30 नेताओं की हत्या हो गई थी, आपको पता है। सुकमा अटैक जो हुआ था 2013 में, शायद 2 साल बाद। वो क्यों हुआ? क्योंकि 2005 में सलवा-जुडुम की शुरुआत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप युवाओं को ऐसे हथियार नहीं पकड़ा सकते। दरअसल इंसर्जेंसी को रोकना है, घुसपैठ को रोकना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, राज्य की ड्यूटी है। पुलिस इस काम को करेगी, ट्रेंड पुलिसमैन करेंगे, ट्रेंड आर्मी करेगी, ट्रेंड CRPF करेंगे, पैरामिलिट्री करेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल फोर्सेस हैं। लेकिन आप ऐसे नौजवानों को जिनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है, जो पुलिस में नहीं आते, पैरामिलिट्री में नहीं आते, मिलिट्री में नहीं आते, उनको आप ऑटोमेटिक गन पकड़ा दें और कहें कि आपको जब भी ऐसा कोई आदमी दिखे उसको मार डालना। तो अगर मान लीजिए उसने पड़ोसी को मार दिया अपनी दुश्मनी से, तो बोलेगा वो कि ये नक्सली था, तो पुलिस तो उसको इनाम दे देगी, जबकि वो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए उस पर 302 का, और उस आदमी को जेल होना चाहिए। तो उसको गन पकड़ा देना, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर राइट टू लाइफ का क्या हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ? क्या वो लोग नागरिक नहीं है जो उनके आसपास रहते हैं? और जिस आदमी को आपने गन पकड़ा रखी है वो तो हो सकता है मोहल्ले का दादा हो जाए। फिर मनुष्य के अंदर कितनी सारी पाशविक प्रवृत्तियां, अगर प्रत्येक पुलिसमैन जिसके हाथ में आपको बंदूक दिख रही है, जिसके हाथ में गन दिख रही है आपको, और जिसके पीछे यहाँ लगा हुआ है गन, उसको ये एहसास है कि ये सब मैं कानून के तहत कर सकता हूं, इसका चलाने का अधिकार मुझ में इस तरह से नहीं है, जब तक मजिस्ट्रेट फायर करने के लिए नहीं कह सकता। आत्मरक्षा बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन अगर उसको इस चीज की छूट मिल जाए तो वो तो हर किसी को गन दिखाता फिरेगा, वसूली करने लग जाएगा, वो तो किसी भी हद तक चला जाएगा। तो उसको भी जब ये अधिकार नहीं है, तो आप आम आदमी को, जिसको कानून नहीं पढ़ाया गया है, जिसको IPC नहीं पढ़ाई गई, जिसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, जिसकी कोई परीक्षा नहीं हुई, उसको ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो पीछा छुड़ा लिया, ये आदिवासी है, नक्सली भी लगभग आदिवासी होंगे, और ये उसको भून देंगे, और ये वो उनको मारेंगे, ये उनको मारेंगे। अब नक्सली तो रोज जंगल में रह करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो तो भारी पड़ेंगे। तो कौन युवा मरेंगे? आदिवासी युवा मरेंगे, जिनको आपने गन पकड़ा दी थी, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग ही नहीं है, वेपन चलाने की आदत नहीं है।
आपने उनको खड़ा कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ, उनने कहा ऐसे जंगल राज, ऐसा जस्टिस नहीं हो सकता, ना ही इस तरह से आप कोई सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको ऐसे सॉल्यूशन नहीं करने हैं। तो उसी केस का हवाला जो है यहाँ दिया जा रहा है, इस मामले में दिया जा रहा है कि जिस तरह से सलवा जुड़ूम में, तो ये आपको जो मेंस में आंसर लिखने पड़ेंगे तो थोड़ा इस तरह से प्रॉपर उसका बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस तरह से दिया है, राइट टू लाइफ का भी और फ्रीडम का भी। अब ठीक है कि अब होना क्या चाहिए, तो होना ये चाहिए कि जिस तरह से आपने निर्भया वाले केस में मोमबत्ती दिखा करके सरकार को मजबूर कर दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर वो वर्मा कमेटी बनाए और पॉक्सो एक्ट की जो है वो जितनी भी धारा हैं वो सब उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में पास की और 1 महीने में ही कानून बन गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए। तो 1 महीने में जिस तरह से कानून बनाया जा सकता है, इसके लिए सरकार को मजबूर करने का काम, जनता से जो ये एनर्जी क्रिएट होती है ऐसी घटनाओं से, तो उस एनर्जी को उसमें लगाया जाए, उसको चैनलाइज किया जाए। तो प्रॉपर चैनलाइज ना करके उस एनर्जी को इस तरह से डिस्टर्ब कर देना, ये तो देखा जाए तो देश भर में जो एक दबाव बना था इस केस से, डॉक्टर की जो हत्या हुई लड़की की और उसको जो जलाया गया, जिस तरह से गुस्सा आया पूरे देश में, तो एक तरह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया गया, ना ही उस एनर्जी का उपयोग किया गया, बल्कि उस एनर्जी का एक तरह से मिसयूज तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका प्रॉपर उपयोग ही नहीं हुआ। उसका बहुत अच्छा सदुपयोग हो सकता था उस एनर्जी का, और सरकार को और तंत्र को मजबूर किया जा सकता था कि आप फास्ट करो, क्योंकि आप कितने सारे केस में इस टाइप का एनकाउंटर करवाओगे, डेफिनेटली बाद में तो सिस्टम ही काम करेगा, बाद में तो कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेगा, लॉ ही काम करेगा, और यही पुलिस और यही कोर्ट काम करेगी। तो क्यों नहीं एक बलिदान को, एक हत्या को जो है आप इस तरह से चैनलाइज कर दें कि उससे, जैसे निर्भया का जो बलिदान है, एक तरह से जो बलिदान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरी नारी जाति को एक कानून मिला, सख्त सख्त कानून मिला। बस ये है कि अभी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काम करना है, तो उसको बाकी कभी भी अगर जनता को गुस्सा आए तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे जो है उस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो पूरे देश में जो है एक डर भी बैठेगा और एक व्यवस्था भी बनेगी। तो ये जो तमाम केसेस हैं, इसमें मथुरा केस, मथुरा रेप केस, एक लड़की थी मथुरा, 1978 का है शायद मथुरा केस, सुप्रीम कोर्ट का, जो एक बहुत माइलस्टोन है, बहुत बड़ा, उसको आप लोग वो करिएगा, कोट करिएगा। तो 1-2-3 चीजें करनी है आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच, यानी कि आपका संविधान क्या कहता है ऐसे मामलों में, आईपीसी सीआरपीसी में क्या सुधार हो सकता है, ऐसे समय में मीडिया का रोल, और बहुत जिम्मेदार सेलिब्रिटीज और उनका भी रोल होता है। आप पीवी सिंधु को देख रहे थे या जया बच्चन को देख रहे थे या ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देख रहे थे कि वो एकदम खुश हो रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ। तो इंस्टेंट रिएक्शन जो है, ये सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के बचकाने या अपरिपक्व जो रिएक्शन है वो कम से कम सेलिब्रिटीज को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे एक बहुत बड़ी जनसंख्या उनको फॉलो करती है। तो उनका जो है सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो थोड़ा सा उस टाइप का होना चाहिए कि कम से कम वो समझें उस चीज़ को कि ये, क्योंकि ये अगर ये परिपाटी बनी तो फिर उसको संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो इस लेवल तक आए हैं अभी तक सोसाइटी के रूप में और कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ तक खींच के लाए हैं, अगर इसको 1 मिनट में ध्वस्त कर देंगे तो आप सारी व्यवस्था को संभालेंगे कैसे। पुलिस पर्सन बहुत कम है हमारे यहाँ, 182 के आसपास है 1 लाख के ऊपर। जो 71 देशों के जो सर्वे हुए हैं उसमें निचले 5वें हैं, सबसे नीचे के 5वें क्रम में आते हैं हम लोग 71 देशों में। और 185 या 182 पुलिस पर्सन 1 लाख के ऊपर बहुत कम होते हैं। ऑलरेडी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है, जुडिशरी में लोगों को लगाया जा सकता है, ढेरों लोग पुलिस में लग सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट निकाली जा सकती हैं और क्राइम को कम किया जा सकता है, या फिर कन्विक्शन रेट और ये सब जो है ये बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का एक आंसर जो है आपका इस मामले में बनना चाहिए। दूसरा आ जाइए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पे आना पड़ेगा, नागरिकता वाले में। यहाँ फिर वही चीज आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के हिसाब से बात करें या भावुकता के हिसाब से बात करें, क्योंकि
धर्म का नाम जो है पहली बार आया है। और ये बात सबको पता है कि पड़ोसी देशों में जो है वो हिंदू माइनॉरिटी हैं और उनके साथ जो है वहाँ के सरकार और वहाँ के लोग वो अच्छा बर्ताव नहीं करते। और जब अच्छा बर्ताव नहीं करते तो इसका अपना एक हिस्ट्री है और वहाँ से लोगों को निकाला भी जाता है। और जब निकाल दिया जाता है तो पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था या ये देश का जो स्वतंत्रता संघर्ष के जो आदर्श थे, उस आदर्श के हिसाब से बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के हिसाब से बात करें तो आप धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि सेक्युलरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, ये जो बताता है ये तो साफ साफ यही बताता है। अब जो पढ़ते हैं उनको तो यही लगता है, जो नहीं पढ़ते हैं वो भावुक हो सकते हैं, या फिर वही पब्लिक सेंटिमेंट और यानी आर्टिफिशियल सेंटिमेंट और नेचुरल सेंटिमेंट वाली बात आएगी। क्योंकि देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने बनाया है, सोसाइटी हमने बनाई है, ये नेचुरल नहीं है। सोसाइटी में रहना ये हमने क्रिएट किया है कि हम सोसाइटी में रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। फिर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो ये सब हमने बनाया है। और चूंकि बनाया है तो ये नेचुरल ऑब्वियस नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। हम इसके लिए हमको बनना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते जस्टिस के लिए, या हम तो धर्म के आधार पर करेंगे, या हम तो इस तरह से करेंगे। तो ये जो है इसके लिए भी आपको बनना पड़ेगा, यानी कि आपका मन नहीं कह रहा, दिल नहीं मान रहा, तो भी आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप दिल की सुनेंगे कि दिमाग की सुनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी बात करता है, कानून जब भी बात करता है, तब दिमाग की सुनना पड़ती है। दिल के सुनने के हिसाब से आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दिल के हिसाब से तो आप एक स्वतंत्र एनिमल है, और एनिमल होने के नाते आपकी अपनी जो है वो अपना खुद का शरीर और अपना परिवार और मेरा धर्म और मेरा सब कुछ है। लेकिन जब हम कॉन्शियस होते हैं, जैसे बहुत कम रोटी बची है, बहुत कम खाना बचा है, तब जिसको भूख लग रही है वो सारा खा जाए, या फिर उसको बराबर बांट दिया जाए। उसको लगता है कि नहीं, मुझे इतनी ज्यादा भूख लगी है कि सब मुझे खा जाना चाहिए, या मैंने कमाया है। लेकिन पिता तो इस तरह से नहीं करते हैं। पिता तो फिर वो सबका सोचते हैं परिवार में। तो मॉरलिटी के हिसाब से चलेंगे तो ये तो अब फिर आर्टिफिशियली आपको सोचना पड़ेगा ना, मन से तो नहीं होगा। कई बार उसका मन तो ये करेगा कि भूख मुझे लगी है और मैं ये सब खा जाऊं, लेकिन फिर एक मन आएगा कि नहीं नहीं, सब क्या कहेंगे, या फिर ये सब मेरे ऊपर निर्भर करते हैं। यानी उसके लिए फिर उसको आर्टिफिशियली अलग से जाकर के विचार करना पड़ेगा। और जब वो विचार करेगा तो फिर एक नई तरह की मॉरलिटी क्रिएट होगी। अब आप स्वाभाविक रूप से कहोगे ठीक तो है, ये सब ठीक तो है। अब जैसे आप कुछ खा रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो भूखे हैं और वो आपको देख रहे हैं, तो उसमें अगर आप कहेंगे ये हमारे पास पैसा है, हमने ये खरीदा है, हम इसको खाएंगे, हाँ ऑब्वियस है, आप खाएंगे क्योंकि आपने खरीदा है, आपका पैसा है और ये आपने खरीदा है, तो ये अब आपके हाथ में है और आप इसके मालिक हैं और आप इसको खा डालेंगे। लेकिन फिर यहाँ मॉरलिटी जो है वो कुछ अलग तरह की बात करती है। वो बोलती है आप मनुष्य हो ना, आप समाज हो, और समाज में जो वंचित है और वो अगर आपको टकटकी लगाए देख रहा है तो आपका दायित्व नैतिक दायित्व बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उसका ख्याल रखेंगे। अब आप बोलते हैं हम क्या करें, उसको भी कमाना था, उसका पिता मर गया, मैं क्या करूं, उसका पिता जिंदा होता तो वो उसको खिलाता। हम इसके पिता हैं, हम जिंदा हैं, हम इसको खिला रहे हैं। नहीं, बात सही है, इसमें आपको कोई क्रिमिनल नहीं मानेगा। तो अब ये है कि इंडिया में हम लोग बहुसंख्यक हिंदू हैं और आसपास हिंदुओं के साथ कुछ होगा तो अब हम देख नहीं सकते, और अगर वो यहाँ आएंगे तो हम उनको नागरिक मानेंगे और सब धर्मों वालों को भी मानने को तैयार है। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम कंट्री है तो फिर इसको सामूहिक रूप से जो कई लोगों ने तर्क दिए कि तमिल लोगों का भी कर लेते, अफगानिस्तान का, या और कहीं कर लेते, ओवरऑल कर लेते, जहाँ कहीं पे भी आसपास जो है प्रताड़ना मिल रही है, जैसे रोहिंग्या को हो रहा है या शिनजियांग में हो रहा है या और कहीं हो रहा है, तो उन सबको भी, उइगर मुसलमानों को भी, किसी को भी दे देते। आप तो पीड़ित की बात करते हैं ना, अगर पीड़ित की बात है तो। अब जब आइडिया ऑफ इंडिया वाला एक 1.5 मिनट का क्लिप है
आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया मोदी, आगे लिख देना मोदी, तो आ जाएगा यूट्यूब पे, उसको सुनना। वो बोलते हैं पौधे में भी परमात्मा है, नर सेवा ही नारायण सेवा, एक से एक बातें कही है उसमें उन्होंने 10-15, तो सारी वो आइडिया ऑफ इंडिया में बताई है। और बोलते ये है देश सेवा। उस समय कांग्रेस को हवा ही नहीं लग रही थी, वहां के नेता जो है सब पगला रहे थे, बोले ये क्या है, क्योंकि वो तो श्लोक बोल रहे न तो काम्य राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, या फिर वो एक से एक श्लोक है, स न भवनो स न नक्तु, वही वाला जो आरएसएस का भोजन मंत्र है, सब आओ वो साथ साथ में भोजन करते हैं, आइए सब लोग, सब एक वही है, कोई भूखा ना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें। तो वसु वसुदेव कुटुंबकम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, या ऐसे 10-15 श्लोक बोले उन्होंने। कांग्रेस वाले पागल हो गए थे उस दिन, उनको लगा कि ये कौन सा है। अच्छा, और बीजेपी वाले बड़े उत्साहित थे कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो अगर अब उनको सब समझ में आ गया, उसके मजे लिए उन्होंने उस दिन, तो वो जो है काउंटर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक कर्तव्य हैं और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, लगभग लगभग उन्हीं की व्याख्या है। वो जो मोदी जी ने बोला है उसी की व्याख्या है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी भी है। बस उसकी लैंग्वेज जो है वो अम्बेडकर ने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना दी, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कानूनी भाषा है, अदरवाइज भावना जो है वो यही है। हमारे प्रियम्बल की भावना भी यही है जो बोल रहे थे, आइडिया ऑफ इंडिया। और इंडिया, पूरे इंडिया की जो पहचान है पूरी दुनिया भर में, वो पहचान भी यही है। बिल्कुल अलग माना जाता है इंडिया को। आप कहेंगे कि ये कोई धर्मशाला है, कोई भी आ जाएगा, नहीं धर्मशाला तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया की तरफ इसी अपेक्षा से देखता है, अपेक्षा से देखता है। कई बार आप देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में गाय भी उसी घर के सामने जाके रुकती है जिस घर से रोटी फेंकी जाती है या दी जाती है। भिखारी भी वहीं जाकर के मांगने जाता है। कोई भी अपेक्षा करता है तो उसी से करता है। समाज में कोई चंदा करता है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को ढूंढा जाता है जो हमेशा चंदा देते रहते हैं। हवन में भी चंदा देते हैं, धर्मशाला में भी चंदा देते हैं, लड़कियों का शादी होती है गरीब लड़कियों की, उसमें भी वो व्यक्ति चंदा देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है, उसका एक नाम होता है, इस टाइप का नाम होता है। तो इंडिया ने ये जो नाम कमाया है, ये सदियों की विरासत के साथ कमाया। और देखा जाए तो ये हिंदू संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाता है, और जिसमें शरणागत की रक्षा करने का भाव था। पूरे हमारे जितने राजा महाराजा हैं, पुराण हैं, जितने भगवान की कथाएं हैं, खुद भगवान राम विभीषण को सजा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको शरण दी थी, और बल्कि उसका उपयोग भी किया था अपने दुश्मन का विनाश करने के लिए। तो ये सब हमारी कथाएं भी यही कहती है, यही शिक्षा देती है, हमारी संस्कृति भी यही शिक्षा देती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बताता है, आइडिया ऑफ इंडिया भी यही है, और इंडिया की पहचान भी है। और इसी वजह से इंडिया को सपोर्ट भी पूरी दुनिया में बहुत मिलता है। अब आप जिस तरह से सीएबी लेके आए और जो ये किया, इसके तहत पूरी दुनिया में जो छवि गई है इंडिया की, वो एक निगेटिव छवि गई है। और अब जो आप सोचोगे कि हमको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम बहुत कुछ कर लेंगे, तो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और अमेरिका $24 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, चाइना $14 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, $14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना, अमेरिका $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी। शिनजियांग में कुछ हो रहा है उइगर मुसलमानों के साथ, तो अमेरिका अपने यहाँ प्रस्ताव पास कर रहा है, उसके पार्लियामेंट में, उसके यहाँ कांग्रेस में, वहां प्रस्ताव पास कर रहा है, वहां बिल ला रहा है। चाहे श्रीलंका में कुछ होता है तो बिल लेके आता है, हांगकांग में चाइना कुछ कर रहा है तो उसके ऊपर बिल वो लेके आ रहा है। अब आप जो ये कर रहे हो उसके ऊपर बिल वो लेके आ रहा है। आप कहोगे वो कैसे बिल ला सकता है? वो इसलिए ला सकता है क्योंकि वो पूरी दुनिया में $24 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसके बिना हम चल नहीं सकते, और उसकी जनसंख्या बहुत कम है हमसे। हमारे जनसंख्या में 90 करोड़ लोग एक्सेस है, उससे 90 करोड़ ज्यादा है हम लोग। यानी हमारे देश के 10 टुकड़े भी कर दिए जाएं तो टॉप 10 कंट्रीज हमारे देश से ही बन जाएंगे जनसंख्या, मतलब चाइना को छोड़ दें तो बाकी 9 कंट्री होंगे वो इंडिया से ही हो जाएंगे। इतनी जनसंख्या है, इतनी भारी जनसंख्या है, यानी कि इतनी भारी जनसंख्या को खिलाने के लिए इकोनॉमी कितनी है? 3 ट्रिलियन। और उनकी जनसंख्या बहुत कम है, और उनके पास क्षेत्रफल का बहुत बड़ा प्रतिशत है, एरिया बहुत ज्यादा है।
तो डेमोग्राफी को यदि देखें हम दुनिया की, तो हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम अपनी हेकड़ी में रह सकें, अपने हिसाब से रह सकें, और उसके बाद भी स्वाभिमान बरकरार रहना रखना है और ये सब करना है, तो दुनिया से सहयोग लेना पड़ेगा। और सहयोग लेने के लिए एक छवि बना के रखनी पड़ेगी। जो छवि हमारी है और हमको सहयोग मिलता रहा है, वो इस छवि के कारण सहयोग मिलता रहा है, और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि देखो हमारे कितने दोस्त हैं और हमारे मोदी जी वहां जाते हैं तो कितना भव्य स्वागत होता है। ये सब छवि के कारण है, और अगर इस इमेज को खराब कर दिया तो आपकी इकोनॉमी उतनी सुदृढ़ नहीं है। और जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते थे, जनसांख्यिकी लाभांश, वो जनसांख्यिकी लाभांश क्या था? वो ये था कि हमारे 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों में 64-65% जनसंख्या युवा है, और ये युवा जनसंख्या 15 से 60 साल काम करने वाले लोग जो सेल्फ डिपेंड हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये 65% से ज्यादा है। और 65% ज्यादा लोग, और जो डिपेंडेंट है बिल्कुल 6 साल से कम वाले और 70 साल से ऊपर वाले, ऐसे जो बिल्कुल डिपेंडेंट लोग हैं, उनकी संख्या भारत के पास बहुत कम थी। यानी जिम्मेदारियां है नहीं, जिम्मेदारियां भारत के ऊपर नहीं है ज्यादा, सारे काम करने वाले हैं। और यदि ये 2010 तक, इसके क्वेश्चंस भी खूब आए, यूपीएससी ने भी खूब क्वेश्चन बनाया, लेकिन अब ये लगभग आउटडेटेड क्वेश्चन है। क्यों है आउटडेटेड क्वेश्चन? क्योंकि 10 सालों में हमने इस जनसंख्या लाभांश से कोई लाभ नहीं लिया। ये लाभांश तो था कि 25-30 साल तक आपके पास ऐसी जनसंख्या होगी जो सारी काम कर सकती है, काम करती है नहीं करती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कर सकती है। अगर उसको काम सौंपा जाए तो वो काम कर सकती है, और अपना खुद का काम कर सकती है और दूसरे का भी काम चला सकती है, और जो डिपेंडेंट है, निर्भर है, उनको भी निभा सकती है, उनका निर्वाह भी कर सकती है। ऐसी जनसंख्या आपके पास है, और ये केवल इंडिया के पास है। और ये मौका लगभग हर देश को 25 साल के लिए मिलता है, 25 से 30 साल के लिए मौका हर देश को मिलता है। और हमको 10 साल पहले मिला था, अब 15 साल बचे, 20 साल बचे ज्यादा से ज्यादा। फिर एक साथ ये जनसंख्या डिपेंडेंट हो जाएगी, एक साथ ये जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी, और इतनी बड़ी जनसंख्या, फिर 60% लोग जो है वो एक तरह से बुढ़ापे की तरफ होंगे। यानी वो फिर काम करते हैं नहीं करते हैं फिर अलग है, वो काम कर ही नहीं सकते, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज कम से कम आपने काम उनको नहीं दिया, और हमने रोजगार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसी जनसंख्या को काम ही नहीं दिया। तो हमारा सबसे बड़ा फेल्यूर ये था कि हम फालतू के काम में लगे हुए रहे, फालतू के पॉलिटिकल ड्रामे में लगे हुए रहे, और इस मौके को हमने छोड़ दिया, जिसको कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश, और जिससे हम लोग $10 ट्रिलियन या $15 ट्रिलियन तक पहुंच सकते थे अगर मैन्युफैक्चरिंग में उतरते, अगर लोगों का प्रॉपर उपयोग होता, स्किल इंडिया प्रॉपर चलता, मेक इन इंडिया प्रॉपर चलता, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब अगर प्रॉपर चलते, और सरकार का मुद्रा लोन काम करता, या सरकार की योजनाएं काम करती, युवाओं के यूनिवर्सिटीज के एग्जाम अगर टॉप समय पे निकलते, या वैकेंसी समय पे भरी जाती, या फिर मैन्युफैक्चरिंग या और जो दूसरे सेक्टर हैं उनके लिए कुछ प्लान किया जाता, इकोनॉमिस्ट की सुनी जाती, एक्सपर्ट्स की सलाह पर चल करके सरकार चलाई जाती। अगर ये सब करते तो हम एक बड़ी पावर होते इकोनॉमिक, और बड़ी आर्थिक शक्ति होते, तो पूरी दुनिया में हमारे लिए कोई दूसरा कानून नहीं बना रहा होता, उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी संसद में हमारे खिलाफ कुछ लेके आए। और समस्या ये है कि हम ये सब नहीं कर रहे थे, और ये सब नहीं कर रहे थे तो अब वो जो जनसांख्यिकी लाभांश है, परीक्षाओं ने वो प्रश्न पूछना ही बंद कर दिया है कि ये डिविडेंड है, अब उसको बोला जा रहा है डेमोग्राफिक डिजास्टर है। बोले ये आपदा है, ये जो इतने सारे युवा हैं ये आपदा है, तो युवा हमको आपदा लगने लगे, डिजास्टर लगने लगे, तो क्या ये दुर्घटना है? ये आपदा है। और युवा ही आपदा लगने लग जाए तो फिर कैसे होगा? तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आउटडेटेड हो जाएंगे, जो सामान्यतः मेन स्ट्रीम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो आउटडेटेड क्वेश्चन के तौर पे जाएंगे। उसका कारण ये है कि अगर समय रहते नहीं चेता गया, समय रहते इन सब का उपयोग नहीं किया गया, तो कंट्री की जो
रियलिटी है वो यही है। अभी तमाम एंकर और दूसरे लोग अलग अलग तरह से डिस्कशन करते हैं, ऐसे में मीडिया का रोल हमारा क्या है, वो इन सब चीज़ों को गुमराह करने में लगा रहता है। और आपने देखा कि जो उद्योगपति हैं वो अमीर होते जाते हैं और भारत की इकोनॉमी घटती चली जाती है। जीडीपी के हिसाब से देखिएगा तो केवल आंकड़े बदल देने से नहीं होता, वाकई में इकोनॉमी की हालत जो है वो देखी जाती है। तो भावनात्मक मुद्दे, जो इमोशनल मुद्दे होते हैं, वो इन सब से हमको दूर ले जाते हैं। और परिस्थितियां जो है, अब चूंकि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो सिलेबस है बड़ा रैशनल है और उस पर विचार भी होना चाहिए। और इसीलिए जो द हिंदू लिखता है वो बिल्कुल अलग तरीके से लिखता है। इसलिए आपका न्यूज़पेपर, कई लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में कोई न्यूज़पेपर बताइए। अब हिंदी में क्या है, लिपापोती वाला मामला है, तो उसमें न्यूज़पेपर कोई भी, कितना भी हम किसी को भी बता दें, वो जस्टिस कर ही नहीं पाता। हिंदी न्यूज़पेपर जस्टिस कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो जो तीव्रता है लिखने की, द हिंदू की जो तीव्रता होती है सरकार के खिलाफ लिखने की, व्यवस्था के खिलाफ लिखने की, तंत्र में सुधार लाने की, और जो विचारों की मारक क्षमता है, वो मारक क्षमता हिंदी में आ ही नहीं सकती, कतई नहीं आ सकती। वो तो एक्सट्रीम लिखते हैं ना, वो एकदम, उसका जो लिखने का जो पावर है वो बिल्कुल ज्ञान के आधार पर होता है, तर्क होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, उसके पास लॉजिक होते हैं और डेफिनेशंस होती हैं, सब कुछ चीजें होती हैं और ढेरों उदाहरण है और इंटरनेशनल सिनेरियो के हिसाब से लिखा जाता है, व्यापक दृष्टि से लिखा जाता है, सब कुछ बताया जाता है। अब वो जो है चीजें आपके उस लेवल पे आ नहीं सकती, हिंदी वाले लेवल पे लिखता ही नहीं है, इस लेवल पे थॉट प्रोसेस करने वाले लोग नहीं है। और बहुत ज्यादा कुछ करेंगे तो वो बड़ा गाली टाइप लगेगा, है ना। जैसे डॉग बोलते हैं तो थोड़ा सॉफ्ट लगता है, कुत्ता बोल देते तो एकदम से ऐसा लगता है ना हिंदी में तो ऐसा लगने लगता है। तो ये जो चीजें हैं, ये आपको इसलिए द हिंदू को रेगुलर पढ़ने के लिए कहा जाता है सिविल सर्विसेज वालों। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि फ्लाइट में भी देखते हैं या कहीं देखते हैं तो वो सीट पे रखे रहते हैं द हिंदू, तो वो दूसरी तरफ खिसका देता है कोई भी, या तो टाइम्स ऑफ इंडिया उठाएगा या फिर अपना दैनिक भास्कर उठा लेगा या कोई भी लोकल पेपर उठा लेगा, है ना, जागरण वगैरह। वो नहीं उठाता। बहुत कम लोग जो है, जब वहां पर भी बहुत कम लोग उसको उठा करके पढ़ते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आम जनता में से कौन है, तो फिर सिविल सर्विसेज वाले, वो तो सिविल सर्विसेज वालों के लिए छाप के दे रहा है, उसी से उसकी दुकान में चले। सारे विज्ञापन भी आप देखते हो कि किसके होते हैं, कोचिंग्स के विज्ञापन होते हैं या पब्लिकेशन के विज्ञापन होते हैं, तो उसी से उसकी दुकान भी चल रही है, उसी से, क्योंकि ये जो कैलिबर है। और वो जैसे ही आईएएस बनता है वो बंद भी कर देता है उसको, आईएएस बनने के बाद उसकी ज्यादा वो नहीं होती तो उसको तुरंत बंद कर देता है, क्योंकि उसको जिस सरकार के वहां काम करना है वहां फिर माथापच्ची हो जाएगी, वो पढ़ के जाएगा और नेता कुछ दूसरा बोलेगा, नेता का और उसका फिर उसी दिन पंगा हो जाना है। इसलिए वो धीरे 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 नेता जैसा बनने की कोशिश करता है, नॉलेज भूलने की कोशिश करता है। तो ये कुछ चीजें हैं। प्रमोशन में आरक्षण वाली बात भी करेंगे, आरक्षण का फिर किसी दिन और लेंगे मुद्दा, है ना, तो उसमें और बात करेंगे। लेकिन एक तो इसको आप एंगल दीजिएगा राइट टू लाइफ वाला, मुझे लगता है कुछ प्रश्नों के जवाब भी आपको मिले होंगे। टीवी पे आपने तमाम डिबेट देखी होगी और न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, उन सब से एक अलग एनालिसिस मैंने रखने की कोशिश की है, जो थोड़ा सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को आंसर के रूप में क्या देना चाहिए। तो इसमें आप अपना पक्ष भी लिख सकते हैं, लेकिन अपना पक्ष इस तरह से न लिखें कि आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएं या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएं, या इस तरह से हो जाएं कि आप केवल सेंटिमेंट में जी रहे हैं, आप केवल उस तरह से बात कर रहे हैं। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, नागरिकता का मसला हो चाहे कोई भी मसला हो, ठीक है। इसीलिए इसको जीत माना जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने को मिली, मुझे अमित शाह की तैयारी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तैयारी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी। मतलब वो ठीक है कि विपक्ष नंबर के मामले में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने तैयारी भी नहीं की है ईमानदारी से। अगर वो वाकई में कुछ करना चाहते तो सार्थक बहस हो सकती थी, और अच्छे से बहस कर सकते थे, और अच्छे पॉइंट हो सकते थे। अमित शाह के पास जो तर्क थे और जो तीव्रता थी, और मैं ज्ञान तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी उनके पास था, जो उन्होंने सही समय पे सही जगह पर फिट किया, वो ज्ञान तो नहीं हो सकता, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो तर्क हो सकते हैं और वो तथ्य हो सकते हैं। अपनी बात को किस तरह से रखना, अपने वर्ग की बात को, अपने धर्म की बात को किस तरह से रखना, वो सीखा जा सकता है। तो वकालत के लिए बहुत अच्छा सबक है,
उनकी बहस को देखा जा सकता है कि आपको अपने पक्ष के व्यक्ति को, अपने पक्षकार को जिताने के लिए बहुत उस बहस में सबसे अच्छी चीजें देखने को मिलती थी कि जहां जहां ये एक्ट कमजोर होता है, ये बिल कमजोर होता है और जहां डिफेंसिव होना पड़ता है गवर्नमेंट को, वहां वो जिक्र उस तरह से करते ही नहीं है, वो जिक्र ही नहीं करते उसका। और जहां वो मुसलमान शब्द का जिक्र करते हैं तो एहसान के रूप में करते हैं, यानी कि देखो हमने ये वाला एहसान कर दिया मुसलमानों पे। मुसलमान जितनी भी बार उन्होंने बोला मुसलमान शब्द, उसमें उन्होंने एहसान गिनाए। और हिंदू शब्द जब जब भी उन्होंने बोला और जहां जहां बोला, उसमें आप देखें कि उसमें उन्होंने कि हिंदुओं को कितना नुकसान हुआ है, यानी हिंदू कितने नुकसान में रहे या इनको कितना घाटा हुआ। तो ये परफेक्ट जो है वकालत थी एक तरह से, है ना। तो वकील है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है मतलब इसमें जो है विपक्ष का नंबर गेम तो अपनी जगह है, नंबर तो गेम था ही, बीजेपी के पास बहुमत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गृह मंत्री के तौर पे काफी बड़ी एक्सरसाइज है, काफी मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स की बात भी मानी होगी या काफी तैयारी की गई है उसकी, बिना तैयारी के नहीं थे और पूरे डॉक्यूमेंट थे और हर चीज का जवाब था और बहुत कॉन्फिडेंट थे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अपनी जगह है, वो तो देखा जाए तो प्रियम्बल और अंबेडकर होते तो क्या सोचते, गांधी होते तो क्या सोचते, पटेल होते तो क्या सोचते, वो एक अलग चीज है। लेकिन उन सबको भी जवाब देना पड़ते फिर अमित शाह के, ठीक है वो होते तो सोचते, जो तो सोचते उससे काम नहीं चलता, लेकिन ये जो प्रश्न पूछते उसका जवाब जरूर देना पड़ते। शायद ऐसे प्रश्न उस समय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पूछे होंगे, ऐसे प्रश्न जो है उस समय में हो सकता है सावरकर ने पूछे होंगे। ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग भी थे, ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न पूछने वाले लोग नेहरू के सामने नहीं थे, लेकिन नेहरू की उदारता एक बिल्कुल अलग टाइप की थी। नेहरू अपने विरोधियों को बहुत अलग तरीके से लेते थे। नेहरू अगर इनकी तरह एरोगेंट होते या इनकी तरह अगर बिहेव करते या इस टाइप का बिहेव करते तो वो तो किसी को पनपने ही नहीं देते, वो तो किसी को भी डांट करके चुप कर देते, तुम हमारे सामने बात करते हो, बैठ जाओ चुपचाप, तुम में अकल ही क्या है। तो उसके बाद वो जीवन में कभी भाषण ही नहीं दे पाता, है ना। लेकिन उन्होंने लोगों को प्रमोट किया कि आप हार गए कोई बात नहीं, आओ आप कानून मंत्री बन जाओ। अम्बेडकर को मंत्री बना दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बना दिया, अटल बिहारी वाजपेयी को, उस समय में 25 साल के थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको उन्होंने उस समय में कहा कि तुम जो है इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, बहुत अच्छा बोलते हो, बोलते रहो, कीप इट अप। ये उस जमाने में बोला। तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी उदारता वाला कोई व्यक्तित्व हो, ऐसा नेतृत्व हो, इतना बड़ा दिल हो, इतनी बड़ी समझ हो, तो विश्व नेतृत्व के लेवल का व्यक्ति हो। दरअसल हम उनके साथ तुलना करते हैं, इसलिए हम अमित शाह और मोदी को नीचा पाते हैं। अदरवाइज वो जो बहस वाला मामला है आज के जमाने के हिसाब से ये सर्वश्रेष्ठ है ठीक है, क्योंकि सामने उस लेवल के लोग नहीं है, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। तो मुझे लगता है विपक्ष को तैयारी करनी चाहिए थी। अब वो खंबा नोचने से कुछ नहीं होता, परेशान होने से कुछ नहीं होता, या फिर अल्पसंख्यकों को और उनको चुनाव से पहले सोचना चाहिए था कि किसे वोट देना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को अपने प्रतिनिधि हम बना रहे हैं, क्या ये संसद में जाकर के हमारी बात रख पाएंगे। अगर ये संसद में जाकर के हमारी बात नहीं रख सकते तो फिर हम इनको क्यों पहुंचा रहे हैं। और सामने वालों को, यानी कि आप क्रिकेट टीम का चयन कर रहे हो और आपको पता नहीं वेस्ट इंडीज में कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन है तो आपको सामने वाली टीम का आकलन करके जो है अपनी टीम का गठन करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया और मैच जीत गया तो बधाई के पात्र हैं वो, और ये बधाई खेल भावना के हिसाब से दी जानी चाहिए। अब जो जुडिशियल रिव्यू में, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में उसको बेसिक स्ट्रक्चर मानती है अगर, लेकिन जिस तरह के हालात आज आपने देखे कि जिस तरह से राम मंदिर के मुकदमे में फैसला आया और जिस तरह से आज सारी जो अपील है वो खारिज कर, सारे जो याचिकाएं थी, पुनर्विचार याचिकाएं, वो सारी की सारी खारिज कर दी हैं, है ना। जितने भी मुस्लिम कमेटीज की थी, निर्मोही अखाड़े की थी, सब खारिज कर दी हैं। तो उससे तो देख के ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो है कोई बेसिक स्ट्रक्चर की समझ वाली बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करती है, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई अड़ंगा डालने वाला है। और लेकिन अगर उसने जुडिशियल रिव्यू के तहत किसी याचिका की सुनवाई के तहत अगर इसको जो स्ट्रक डाउन कर दिया तो फिर जो है ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, और नागरिकता जो है लोगों को जो है इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पूरी बातों की व्याख्या की कि नागरिकता के बारे में बहुत सारा भ्रम फैलाया जा रहा है, हम ये नागरिकता
देने का बिल है, लेने का बिल नहीं है। और जैसे जैसे इसकी खासियत बताई है उस हिसाब से काफ़ी हद तक घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी सेक्युलरिज्म की और धर्म की बात आएगी तो डेफिनेटली इसमें चिंता का विषय है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसमें आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आएगा, सेक्युलरिज्म वाला कंसेप्ट आएगा, प्रियम्बल वाली बात आएगी, पड़ोसी देशों के साथ संबंध की बात आएगी, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसका अमेंडमेंट होने जा रहा है उसकी चर्चा आएगी। यानी कि आपको 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसकी धाराएं पता होना चाहिए, और साथ साथ आर्टिकल 5 to 11 उनके जो कंटेंट हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके विषय में ये जो है ये बैकग्राउंड बनाएगा आपका। और बाकी तो एनालिसिस अब सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा और उसकी याचिका पे सुनवाई होती है, वो उसको स्वीकार करके कब डेट देते हैं और कितने जज की बेंच जो है इसको सुनाती है, क्या करती है, उसके ऊपर फिर आगे का निर्भर करे। चलिए आते हैं एमपीपीएससी पे। तो ये बहुत ज़रूरी था, बहुत सारे मसले हो गए थे इस बीच में, तो इसको इन्हीं दिनों में समराइज करना था। एमपीपीएससी का जो बात हम लोग कर चुके थे, कहाँ कहाँ तक हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको? फॉरेस्ट वगैरह कुछ किया था? नहीं किया था। देखिए थोड़ा सा आते हैं हम लोग क्लाइमेट और फॉरेस्ट और उसके ऊपर, जलवायु के ऊपर। जहां तक क्लाइमेट की बात है, क्लाइमेट और वेदर बहुत मामूली डिफरेंस, एक डिफरेंस है। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, हमने पहले भी बात की थी। और क्लाइमेट की जब बात आती है, जलवायु की बात आती है, तो जलवायु पैटर्न जो है पूरी दुनिया में जो पढ़ेंगे वो भी आते हैं। कोपेन का वर्गीकरण, तो एक तो आप होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए, कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, जलवायु पर कोपेन का वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। भारतीय संदर्भ में क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन, और फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्लाइमेट, मध्य प्रदेश में किस तरह का क्लाइमेट है। तो ये चार चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। जब क्लाइमेट के क्वेश्चन आते हैं तो चार चीजों के इर्द गिर्द समझे जा सकते हैं। एक तो सॉइल के साथ, एक हम सॉइल के साथ समझते हैं, एक वनस्पति के साथ समझते हैं। वनस्पति, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं तब वनस्पति भी लिखते हैं कि वनस्पति कैसी है, सॉइल कैसी है, और सॉइल के साथ फिर क्रॉप्स को, और वर्षा का वितरण, प्रेसिपिटेशन का पैटर्न, पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा का वितरण। तो इसके हिसाब से जो है आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में जाते हैं तो जो फॉरेस्ट है वो भी डेजर्ट वाला, डेजर्ट इकोलॉजी, या ये कहें कि जीरोफाइट्स, और फसल का जो क्रम है वो भी ऐसी फसलें जो कम पानी में होती हैं, जिसमें सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और कम पानी में होती हैं, और खास करके खरीफ की फसल ली जाती है, रबी की फसल, और वहां जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहां ली जाती है। और वर्षा का वितरण देखें तो 50 सेंटीमीटर तक की बात करते हैं। लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ के नजदीक जाते हैं पूर्वी तक तो 175 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक की बात करते हैं, यानी 150 सेंटीमीटर से एबव हम लोग चले जाते हैं। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमारा जलवायु का जो पैटर्न है उसको आपको समझने की जरूरत है। तो आप तीनों स्तर पर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जलवायु के सिद्धांत, कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो लगभग जो मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सारे के सारे कारक यहां पर भी आएंगे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय दबाव, माउंटेन यानी कि टोपोग्राफी, ITCZ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, प्लेटो, प्लेटो का गर्म होना, पठारों का गर्म होना, माउंटेन रेंज, जेट स्ट्रीम। तो मेंस के हिसाब से आंसर लिखेंगे तब ये सब चीजें आएंगी, लेकिन प्रीलिम्स में जब कभी भी कोई बात आएगी तो इसके आधार पर आएगी। ठीक है, तो हम शॉर्ट में जो है आपको बता रहे हैं कि बहुत कम समय में हमको बहुत सारी चीजें करनी है, तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप पकड़ के रखिएगा, जा करके देखिएगा। मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, जो भी जलवायु की आपके पास किताब है, क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर जो भी बुक है, उसमें आप जो है इसको पढ़िएगा। इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जैसे कि हीट बजट, उष्मा बजट, सूर्यातप, इंसोलेशन, इंसोलेशन या सूर्यातप, हीट बजट, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजी में आएगा ये, तो वाटर साइकिल, ये सब देख के जाना पड़ेगा आप। ठीक है, टाइप्स ऑफ विंड्स, टाइप्स ऑफ विंड्स, तो वेस्टर्लीज विंड्स। तो जब आप जलवायु वर्गीकरण को देखते हैं, ठीक उसके साथ ही तापमान का वर्गीकरण भी देखते हैं, प्लेट्स का, तो प्रेशर प्लेट्स और तापमान का वर्गीकरण। तो ऐसे में आता है हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश की परिभाषा लिखिएगा, अश्व अक्षांश क्या होते हैं, ये सब काम आज ही करिएगा, कल मैं दूसरा काम दूंगा पूरे सप्ताह का। हॉर्स लैटिट्यूड, वेस्टर्लीज विंड्स यानी पछुआ पवने, फेरेल्स लॉ, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। फेरेल्स लॉ ये कहता है कि नॉर्थ में जो कोरियोलिस फोर्स है उसकी स्थिति किधर होती है, नॉर्थ में राइट की तरफ होती है, राइट हैंड की तरफ होती है, और साउथ में लेफ्ट हैंड की तरफ होती है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है फेरेल्स लॉ, हेडली सेल, हेडली सेल, HADLEY, हेडली सेल, फेरेल सेल, फेरेल सेल, डोल्ड्रम विंड्स, डोल्ड्रम विंड्स। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी भी हो गया, अभी एमपी में आते हैं इसके बाद ज्योग्राफी में। डोल्ड्रम विंड्स, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड लोकल विंड्स नहीं, 60s को क्या बोलते हैं, स्क्रीमिंग 60s, चीखता 60, प्रचंड 50, गरजता 40 है कि नहीं, ये हर साल आता है ना एमपीपीएससी में कुछ न कुछ। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, जा करके सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है आपको 2-2 लाइन में बस। क्या कहते हैं इनमें से ज्योग्राफी के टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन, लोकल विंड्स, पूरे वर्ल्ड की लोकल विंड्स, विली विली कहाँ होता है, फोन कहाँ है, लू कहाँ चलती है, कौन कौन से देशों की हवाओं को क्या कहते हैं, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने। आप किसी भी किताब में जाके देखेंगे, ज्योग्राफी की जो भी बुक आपने ली है, ये लिए, अगर ये सब चीजें ना हो तो उसको रहने देना ठीक है, उसको मत पढ़ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत काम की है। तो ये एमपीपीएससी में आएगा, लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस होगा। अब एमपीपीएससी की ज्योग्राफी कैसे आएगी उसमें देखिएगा। तो हम लोग खास चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं एमपीपीएससी की ज्योग्राफी में जो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं वो क्रॉप्स के ऊपर होते हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं क्रॉप्स, उसके बाद आते हैं मिनरल्स। क्रॉप्स और मिनरल्स से लगभग ज्योग्राफी 50% पूछ ली जाती है मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में।
क्रॉप्स और मिनरल पे 2-2 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री आ जाती, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले क्रॉप में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है वो कैश क्रॉप से होती है। 2 तरह की फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें होती हैं, तिलहन फसलें होती हैं, दलहन फसलें होती हैं, और कैश क्रॉप्स होती हैं, नगदी फसलें होती हैं। तो शायद हमने पिछली बार नहीं लिखवाया हो, तो अब नगदी फसलों में कपास, सफेद सोना कहा जाता है, कपास, कपास का क्षेत्र निमाड़ है। हो गया है, क्रॉप्स हो गई थी पूरा। मिनरल्स, मिनरल्स बताए थे, तो चलो मिनरल पे आ जाते हैं। मिनरल्स में आ जाइए। क्रॉप्स हो गई हैं तो फिर आपको उसी में से फिर वो कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी को भी संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं और मध्य प्रदेश का भी करना है, तो उसी लेवल पे बात करनी पड़ेगी। तो मिनरल्स, सबसे महंगे मिनरल से चलते हैं। हीरा, डायमंड अभी किसको मिल गया? बिरला को मिल गया। अंबानी और उनकी लड़ाई में बिरला ले गए। तो हीरा, हीरा की खदान कहाँ है और कौन सी कंपनी जो है इसको संचालित करती है, यानी कि गवर्नमेंट का कौन सी एजेंसी जो है इसको संचालित करती है, तो उसका लोकेशन, गवर्नमेंट की एजेंसी का नाम और उसकी थोड़ी हिस्ट्री। सबसे पहले वो चीजें होनी चाहिए जो इंडिया में एकमात्र है। फिर आ जाइए टंगस्टन। टंगस्टन का उतना उपयोग अब, बल्ब वाला अब मत लिखना क्योंकि वैसे बल्ब अब मिलते नहीं ज्यादा, ठीक है, इसलिए प्रश्न भी शायद ही पूछा जाएगा। पहले तो ये था कि एमपीपीएससी में पूछा ही जाता था, डिप्टी कलेक्टर मानता था। किसी को ये पता हो कि टंगस्टन से बल्ब के फिलामेंट बनते तो डिप्टी कलेक्टर समझने लगता था अपने आप को। ये जमाना था एक तो अब वो चला गया। अगर गांव होशंगाबाद, ठीक है ना, अब नहीं है। फिर आता है मैंगनीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में मैंगनीज। मलाज खंड, मैं आपको प्रश्न ही लिखवा रहा हूं सीधा सीधा, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े आपको। मलाज खंड, तांबा, मैंगनीज, बालाघाट। पर मैंगनीज के ऊपर नोट्स बनाइएगा, कम से कम 4-5 तथ्य लिखिएगा कि मैंगनीज का एस क्या होता है, कहां कहां से मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का एस के बॉक्साइट। बहुत ज्यादा फार्मूला वगैरह में नहीं जाना। देखो एमपीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। बस साफ साफ पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या और कहाँ इसका कारखाना है। तो कहाँ जाता है एल्यूमिनियम? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में रेणुकूट जो कारखाना है। कौन सा? इंडाल्को, यस। तो बाल्को है, नाल्को है, इंडाल्को, ये सब एल्यूमिनियम की कंपनियां हैं, ठीक है। उसके बाद आई आयरन, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। ये थोड़ा सा अयस्क के बारे में इसमें पढ़िएगा जा करके, ये आज का होमवर्क है, कल पूरे सप्ताह का मिलेगा, बता रहा हूँ तो आज तो हम थोड़ा सा करंट में चले गए थे इसलिए इधर थोड़ा ढीला हो गया। अब आपको कल जो है इसके ऊपर मिलेगा आयरन। और इन सब में साथ साथ आपको मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो पूछा जाता है। एमपीपीएससी की परीक्षा में स्थान पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो स्थान कभी कभी बदलता है, ज्यादातर बदलता नहीं है। कभी कभी उत्पादन इधर उधर होता है किसी राज्य में तो स्थान बदल जाता है, इसलिए मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता रहा। पुराने मुझे याद है लेकिन अभी इन दिनों में मैं नहीं देख पाया कि क्या स्थान है। तो कहाँ देखेंगे ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आइए कोयला। कोयला बहुत बड़े खनिज के रूप में हमारे पास है, जीवाश्म ईंधन के रूप में। और खास करके क्रिटेशियस और उस समय का पीरियड का कोयला है जो जुरासिक में जो जिम्नोस्पर्म था बहुत बड़ा, वो जो दब गया था। तो क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें जो है वो किसमें बदली हैं? कोयले में। कोयले वाली चट्टानें हैं जिनको निकालते हैं हम लोग कोयला। और 2 तरह का कोयला होता है जो खास करके क्वालिटी के हिसाब से हम लोग 2 तरह का कोयला बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जितने ताप विद्युत केंद्र है, थर्मल पावर स्टेशन, उनकी लिस्ट बनाई है, उनकी क्षमता लिखी है थर्मल पावर स्टेशन की।
और कोयला आधारित उद्योग। कोयला बेल्ट अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको दो तरह के कोयला बेल्ट, एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और एक शहडोल तरफ जो मिलता है अमरकंटक की तरफ, उमरिया, सुहागपुर, और दूसरा है सतपुड़ा वाला। सतपुड़ा वाले पे बैतूल, छिंदवाड़ा और ये पूरा हमारा क्षेत्र आता है। तो दोनों के कोयला क्षेत्र को आप पढ़िए, है ना। जो नेशनल लेवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उनके खनिज में भी आता है। वहां पर भी जब हम भारत के खनिज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अब्रक, माइका, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन का बहुत बड़ा खजाना हमारे यहाँ है। और लाइमस्टोन बहुत पहले डेवलप हो गया था, आर्कियन क्रम के आसपास। लाइमस्टोन चूना पत्थर, और ये सीमेंट बनाने के काम आता है सीधा सीधा। तो जहां जहां सीमेंट के कारखाने हैं वो चूना पत्थर के क्षेत्र होंगे। सीमेंट के कारखाने जहां जहां पर भी हैं, तो कैमूर सीमेंट है तो एसीसी सीमेंट वहां बनता है। आप सीमेंट के क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वहां चूना पत्थर की उपस्थिति आप बता सकते हैं। तो लाइमस्टोन। और जब मैं खनिज बता रहा था ज्योग्राफी में, तो आपको बताया था अधिकांश सिलिकेट और नॉन सिलिकेट खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, सिलिकेट और नॉन सिलिकेट। जाकर के विकिपीडिया पे मिनरल्स जब आप सर्च करेंगे तो वो बताएंगे कि सिलिकेट यानी सिलिका युक्त खनिज और नॉन सिलिकेट खनिज। तो उसकी सूची बना लीजिएगा, कौन कौन से नॉन सिलिकेट होते हैं, कौन कौन से सिलिकेट होते हैं, तो वो आपको काम आएगा। और खनिज आधारित उद्योग की एक लिस्ट बनाई है, खनिजों पर आधारित उद्योग। और क्रॉप बेस्ड इंडस्ट्रीज, फसल आधारित उद्योग। उधर फसलें और फसल आधारित उद्योग हो गए थे, उद्योग नहीं किए थे। हाँ, तो उद्योग जोड़ दीजिए, फसल आधारित उद्योग। तो ये आज का होमवर्क है। सरल सरल सी किताबें हैं। सोर्स आपका पुरानी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ही मिल जाए तो अच्छा है, ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन अभी उसको सजेस्ट वो खुद भी नहीं करते, तो वेबसाइट पे जा सकते हैं आप लोग, विभाग की वेबसाइट पे जाइए, सबसे बेस्ट नॉलेज वहाँ मिलेगा। एक ऑथेंटिक सामग्री की कमी है मध्य प्रदेश में, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सब लोग रोजगार निर्माण का जो ई मैगजीन के रूप में जो मिलता है, mpinfo.org जो मध्य प्रदेश की वेबसाइट है, उस पर रोजगार निर्माण के लिंक डली हुई है। या फिर mpinfo.org करके रोजगार लिख देना गूगल में तो आ जाएगा। पिछला अंक खोलते जाइएगा तो पूरे 6 महीने के अंक आप पढ़ दीजिए, 1 घंटा लगेगा आपको। उसमें खेल भी हो जाएगा और चर्चा में जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे, समाचार भी आ जाएंगे, मध्य प्रदेश के प्रश्न भी आ जाएंगे। और रोज एक पेपर पढ़िएगा तो आप लगभग अगस्त में पहुंच जाएंगे, जुलाई में। और मुझे लगता है उससे पेपर भी बन जाएगा, पेपर की लैंग्वेज भी मिल जाएगी। और उसमें जो एमपीपीएससी की तैयारी के पेपर दिए हैं वहां से भी प्रश्न आने की संभावना होगी। तो मुझे लगता है कि आपको एक बहुत अच्छा क्लू जो है हमने दिया है, तो उसका फायदा उठाइए। रोज एक रोजगार निर्माण पढ़िए, पिछला पिछला पिछला, ठीक है, रोज का। अगर ये आपने किया तो मुझे लगता है कि ज्यादा मात्रा में हमको सक्सेस भी होना है। कम से कम मैं चाहता हूं यहाँ से 100 लोग मेंस दें, तो हम लोग मेंस का माहौल बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा माहौल बनाएंगे। एक साथ पास भी कराएंगे आपको, उसमें जाना नहीं है, ध्यान रखना, आईएएस की तैयारी करनी है ठीक है। लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए कि हमारे पास एक नौकरी है और हमने हासिल की है, उसके लिए आपको सिलेक्ट होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उससे आपको परमिशन मिलेगी घर से आगे पढ़ने की, ठीक है। चलिए, शांति पाठ।